नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव, आगामी जो चुनाव है वो 2027 में होने वाले हैं। और इससे पहले इस वक्त जिस तरीके से, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि खतरनाक स्तर की राजनीति खेली जा रही है, उस राजनीति के पीछे कौन सी मंशा छुपी हुई है और ये क्यों जरूरी है, इसका हम इस खबर से पूरा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। बिहार में इस वक्त आपने देखा तेजस्वी यादव और पप्पू यादव दोनों के जिस तरीके से भाषण सुने जा रहे हैं, तो उससे लगता है कि वो एक समुदाय विशेष को भड़काने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्यों भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि उनको लगता है कि उनका वोट बैंक बट नहीं जाए, किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं चला जाए। इससे ज्यादा अगर आप इनसे कुछ पूछोगे तो फिर आप इनकी पढ़ाई लिखाई देख लीजिए कि ये कितने पढ़े लिखे हैं, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि शायद इनको संविधान की समझ कितनी है। लेकिन फिर भी इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि समाज को किस तरीके से बांटा जाए। अब इस कड़ी में 2027 में चुनाव उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का, क्योंकि जब से 2017 आपने विधानसभा चुनाव देखा, उसका चुनाव परिणाम आया और उसके बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद में क्या बदलाव आया? तो सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि बड़े बड़े जो दंगे फसाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक समुदाय विशेष का जो है वो हम कह सकते हैं कि राज्य है, और ऐसी स्थिति में उस समुदाय विशेष की आबादी ज्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब तक क्या क्या हुआ होगा। लेकिन उस पर लगाम लगाने का काम किया योगी आदित्यनाथ ने। तो 2017 के बाद में कुछ घटनाओं को छोड़कर आपको कोई बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो इस तरीके का देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में दोबारा से जब विधानसभा चुनाव लड़ा गया 2022 में, तो एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने बाजी मारी। उनका जो कानून के लिए, या हम कहें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखी, उस हिसाब से उनकी जो सीटें बढ़कर आई, तो उसका अनुमान जो है वो विपक्ष पहले लगा ही नहीं पाया। अब ऐसी स्थिति में आपने देखा कि एक बार फिर जो है वो जातियों को लड़ाने की और जातियों को भिड़ाने की एक प्रयास किया जा रहा है। और यह प्रयास क्यों किया जा रहा है? यह प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि शायद उससे जो है वो एक राजनीतिक, जातियों के बीच में मतभेद पैदा होगा, जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, और उनकी कुछ सीटें जो है वो जहां पर उस जाति के वोटर्स ज्यादा है तो उनको कुछ सीटें मिल जाएगी। अब इस कड़ी में हुआ क्या? इस कड़ी में नगीना के सांसद, जो अपने आप को दलितों का मसीहा कहते हैं, है नहीं, मैं इसके ऊपर आऊंगा कि क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। क्योंकि जब मायावती कमजोर हुई उत्तर प्रदेश में, तो चंद्रशेखर आजाद रावण को लगा कि अब वो दलितों का मसीहा बन जाएंगे, और मायावती का सारा वोट बैंक, बहुजन समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, वो पूरा वोट बैंक जो है वो चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस वक्त अगर आप देखोगे तो चंद्रशेखर आजाद अकेले एक ऐसे हैं जो नगीना से सांसद है, इसके अलावा उनकी पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन दलितों के लिए दिखाने की इस देश को ऐसी कोशिश की जाती है जैसे उनकी पार्टी के बहुत सारी सांसद हो और वो मेजोरिटी से 1-2 सीटों से ही पीछे रह गई हो। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो 2017 से लेकर 2025 तक का उत्तर प्रदेश का इतिहास भूल जाते हैं कि वहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्योंकि ऐसी गलती राकेश टिकैत भी कर चुके हैं। तो राकेश टिकैत जब ऐसी गलती कर चुके, तो उसके बाद में उनका जब नोएडा में किसानों ने धरना दिया और उसमें जब वो जा रहे थे तो उनका क्या हाल हुआ वो पूरे देश ने देखा। तो आज राकेश टिकैत की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लखनऊ में जाकर इस तरीके का हुड़दंग कर सके, जैसा कि वो दूसरे लोगों को भटका के ऐसा कर चुके हैं। तो मामला क्या था, पहले मामले को समझ लेते हैं। कौशाम्बी के पास में एक लोहांडा गांव है। उस गांव में घटना जो कि मई की है, आप देखिएगा 28 मई को
वहां के एक पाल समाज के प्रधान ने सिद्धार्थ तिवारी के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखवाई, एफआईआर दर्ज करवाई और उसमें आरोप लगाया कि उनकी 8 साल की बेटी के साथ में शोषण किया गया। इसके बाद सिद्धार्थ तिवारी की गिरफ्तारी हो जाती है, उसको जेल भेज दिया जाता है। तो मोर्चा संभालते हैं सिद्धार्थ तिवारी की तरफ से रामबाबू तिवारी, जो उनके फादर है। वो थानों के चक्कर लगाते हैं, जिन लोगों से मिलना होता है उन लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब कोई राहत नहीं मिलती तो उसके बाद में उन्होंने क्या खाया हम उस पर नहीं जाएं, तो हम कह सकते हैं कि थाने में उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनको अस्पताल ले जाया जाता है और जब उनके शर्ट खोला जाता है, कपड़े उतारे जाते हैं, तो उनके सीने के ऊपर उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं जिनके ऊपर आरोप लगते हैं कि सिद्धार्थ तिवारी को उन्होंने फंसाया। क्यों फंसाया गया? क्योंकि ये रंजिश थी, चुनावी रंजिश, प्रधानी के जो चुनाव लड़े गए थे उसकी रंजिश थी। उसके बाद में मामला तूल पकड़ता है क्योंकि रामबाबू तिवारी की मौत हो जाती है। ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया जाता है और एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो यही कहती है कि ये सारा जो है वो चुनावी रंजिश के लिए किया गया। तो सिद्धार्थ तिवारी को जमानत हो जाती है, लेकिन ये मामला जो है वो सामाजिक बन जाता है। पाल समाज जो कि दलित उससे आता है और तिवारी आप समझ सकते हैं कि वो किस समुदाय से आते हैं, तो दोनों समाज जो है वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब ये मामला जो है वो 28 मई से शुरू होता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण को बाद में याद आता है कि शायद मुझे इसमें कूदना चाहिए था, और अगर मैं इसमें कूद जाऊंगा तो शायद जो है वो एक बड़े नेता के रूप में मैं उभर कर निकलूंगा। अब ऐसी स्थिति में प्रयागराज से कौशाम्बी जाते हैं। कौशाम्बी में सर्किट हाउस में चंद्रशेखर आजाद रावण को पीएसी के द्वारा भेज दिया जाता है और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जो है वो जो भी जो पीड़ित परिवार है, दलित परिवार, उनको सर्किट हाउस बुला लेते हैं, आप उनसे मुलाकात कर लीजिए, क्योंकि आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि मैं उनके आंसू पोंछने आया हूं। तो पुलिस यही कहती है कि आप आंसू पोंछिए और फिर यहां से चलते बनिए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि राजनीति में क्या होता है कि कोई भी राजनेता बन जाता है तो उसको लगता है कि उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है ऐसी चीजें करने का, और उसको ये भी हो जाता है कि अब उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो एक सीधे तौर से सर्किट हाउस से एक वीडियो जारी किया जाता है कि 5000 समर्थक उस गांव में उनका इंतजार कर रहे हैं। तो एक माहौल खराब करने के लिए ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है जिससे माहौल खराब होता है और फिर उसके बाद में पुलिस के ऊपर पथराव किया जाता है, हमला किया जाता है, गाड़ियां तोड़ी जाती है। इस बीच योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर आ जाता है, और योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर क्या आता है वो आप सबको पता है। तो फिर उसके बाद में जो चंद्रशेखर आजाद रावण के जो समर्थक है उनकी धुलाई शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को पकड़ लिया जाता है, आपने न्यूज में भी सुना होगा, 50 के आसपास ऐसे लोगों को डिटेन कर लिया जाता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक ऑर्डर दे दिया जाता है कि जो भी आगजनी तोड़फोड़ इस दंगे में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई चंद्रशेखर आजाद रावण के समर्थक करेंगे। और ये इससे पहले भी जो है वो हो चुका है। आपने देखा होगा शाहीन बाग जब देश भर में चला था तो उत्तर प्रदेश में 1-2 जगह पे ऐसी घटनाएं हुई थी, और उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से फोटो चस्पा करके आदेश जारी कर दिए गए थे कि आपको जो है वो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, और अगर आप इसको कम करना चाहते हो तो आप उन लोगों के नाम बताइए जो आपके साथ इसमें शामिल थे। और धीरे धीरे करके एक पूरा गांव निकल के आ जाता है, और वो गांव किस समुदाय विशेष का होता है आपको पता है कि ऐसी खास ट्रेनिंग जो है वो किस समुदाय को दी जाती है। तो यहां पर भी योगी आदित्यनाथ के उस आदेश को चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो भूल कर बैठता है। तो 50 लोगों के ऊपर जो है वो एनएसए लगाने तक की नौबत आ जाती है, और जैसे ही एनएसए लगाने की नौबत आती है, जो अंगोछा लेकर, आपने देखा होगा एक तौलिया लेकर घूमता है, जो आंसू पोंछने गया था चंद्रशेखर आजाद रावण, वो वहां से कल्टी मारता है और यहां तक कह देता है कि वो उसके समर्थक नहीं थे। तो यह खबर उन लोगों के लिए भी है जो ऐसे राजनेताओं के प्रभाव में आकर इस तरीके की गलती कर बैठते हैं,
और वो ये भूल जाते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ के राज में है। तो ऐसे लोगों की राजनीति से सावधान रहना चाहिए। और जब हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण की, तो चंद्रशेखर आजाद रावण भले ही सांसद हो, लेकिन ये है क्या, आपको ये जानना भी जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद रावण, आपने देखा होगा, रोहिणी घावर, इंदौर की रहने वाली एक महिला, एक लड़की जो स्विट्जरलैंड में रहती है, वो इसके ऊपर शोषण के आरोप पहले ही लगा चुकी है और एक चैट वायरल भी कर चुकी है। तो ये है सांसद महोदय जो दलितों की आवाज उठाते हैं या फिर दलित लड़कियों का शोषण करते हैं। इसके अलावा अगर आपको जानना है चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में, तो इससे पहले भी 2017 में राजपूतों और दलित समुदाय के बीच में हिंसा भड़काने का आरोप में 18 महीने चंद्रशेखर आजाद रावण जेल में रह चुका है। 2018 में इसकी रिहाई हुई है। तो ये आज के राजनेताओं को लगता है कि अगर बड़ा नेता बनना है तो फिर इस तरीके की राजनीति करके दो समुदाय विशेष में आपस में टकराव करके शायद वो राजनीति की जो सीढ़ियां हैं उस पर वो चढ़ सकते हैं। और 2018 में ही सहारनपुर की एक दलित समुदाय की छात्रा भी यौन शोषण का आरोप चंद्रशेखर रावण के ऊपर लगा चुकी है और उस पर मुकदमा भी चला है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसके 2025 का जो महाकुंभ था उसके ऊपर भी एक विवादित बयान दिया था कि जिसने अपने पाप धोने हैं वो महाकुंभ चले जाए। तो चंद्रशेखर रावण जो है वो भी अब उसी कैटेगरी में, क्योंकि इसको लगता है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिस परिपाटी पे चल रहे हैं वो पीछे क्यों रहे, क्योंकि वो भी तो दलितों के सबसे बड़े मसीहा है। तो ये आज के जिसको हम कहते हैं, और आप मान के चलिए कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में इस तरीके की एक बड़ी कोशिश भी की जाएगी ताकि सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर कटघरे में लाया जा सके और समुदाय विशेष के वोट जो है वो अपनी तरफ किए जा सके। इस तरीके का भरपूर प्रयास किया जाएगा। अब सवाल खड़ा यह हो जाता है कि अगर कोई यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर इस तरीके का कोई स्टेटमेंट देता है तो उसको संबंधित उस राज्य से आपने देखा होगा कि पुलिस जो है वो उठाकर ले जाती है। तो आखिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहाने हम कहिए या फिर राजनीति को अपनी बपोती समझने वाले इन नेताओं को, आखिर इन नेताओं के ऊपर इस तरीके का हाथ पुलिस कब डालना शुरू करेगी? क्योंकि जब तक इनके ऊपर लगाम नहीं लगेगी, आप देखिएगा ऐसे राजनेता इस तरीके का खेल खेलते रहेंगे और इनके ऊपर किसी तरीके का कोई आरोप जो है वो लगता हुआ नजर नहीं आता है। अब जब हम ऐसा कहते हैं तो ऐसी ही एक कोशिश जो है वो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। राजस्थान में भी एक जाट नेता जो है वो जाट और राजपूतों के बीच में इसी तरीके का मतभेद जो है वो डालने का भरपूर कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि राजस्थान में आबादी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जाटों की आबादी ज्यादा है, लेकिन अब तक कोई जाट मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाया। अब चूंकि उसको लगता है कि वो जाटों का जो है वो लीडर है, इसलिए जाट जो है वो इस तरीके से एक तरफ होंगे, तुष्टीकरण होगा और उसके बाद में जाट उसको भरपूर वोट देंगे और उसकी सरकार बनाएंगे और एक दिन वो उस राज्य का मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो फिर सवाल यह है, क्या मतदाता इसको समझ पाएगा कि आखिर ये राजनेता जो है वो किस तरीके का खेल खेलते हैं? तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।